तो ये केमिस्ट्री का 6th पार्ट हो गया और हम लोग इसमें पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में पढ़ा जाता है आवर्त सारणी यानी जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे आवर्त के नियम क्या है, पहले किसने कैसे बनाया था, आवर्त और वर्ग क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं उसमें। तो इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेंगे कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो फिर भी उसमें आपका भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर मिला के भी देख लीजिएगा। चलिए इसको शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। तो उस टॉपिक को हम लोग बस क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था तत्वों के बारे में। तत्व क्या होते हैं हम लोग उसका प्रकार देखा था, भौतिक आधार पे देखा था, फिर रासायनिक आधार पे, भौतिक आधार पे ठोस द्रव गैस हम लोगों ने देखा था, फिर रासायनिक आधार पे हम लोगों ने देखा था तत्व यौगिक, और रासायनिक आधार देखा था तत्व यौगिक मिश्रण। फिर हम लोगों ने देखा था कि मिश्रण में ही आगे हम लोगों ने विलयन, कोलाइड, निलंबन ये सब देख लिया था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया भी किया था, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजकता, रासायनिक बंधन देखा था। रासायनिक बंधन में हम लोग तीन प्रकार के बंधन देखे थे। इस प्रकार करके हम लोगों ने लगभग आधा केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और आधा बचे हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो पहले के टॉपिक है वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग सारा टॉपिक पहले से देखते रहिएगा, तभी आपको ये नया वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो हमने बताया था पिछले वाले चैप्टर में जो तत्व हैं वो अब तक 118 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें से 98 जो हैं वो नेचुरल हैं और 20 जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं। मतलब इसको बनाया गया है और इस प्रकार से बनाया गया है कि ये अलग अपना है, मतलब गुण प्रदर्शित करे। तत्व के बारे में हम लोगों ने बताया था क्या होता है। तो देखिए हम लोग तत्व पढ़ा था कि जो तत्व होता है उसमें होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये दोनों होता है नाभिक में, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते रहते हैं। तो सब तत्व में न्यूट्रॉन प्रोटॉन समान तो नहीं होते, सब में किसी में एक प्रोटॉन है। अगर एक प्रोटॉन है तो वो हीलियम हो गया, दो है तो एक है तो हाइड्रोजन हो गया, दो है तो हीलियम होगा। ये हम लोगों ने देखा था अभी। जैसे जो प्रोटॉन होता है इसी आधार पर हम लोग किसी तत्व के द्रव्यमान, परमाणु संख्या इसी पर हम रखते हैं। जो नाइट्रोजन और जो परमाणु संख्या होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों को मतलब योग के बराबर होता है। तो ये हम लोगों ने अभी तक देख लिया था। ये लोग आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग परमाणु संरचना वाला चैप्टर में चलिएगा, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डायरेक्ट मतलब डिटेल में देखा है, पूरा अच्छे से समझा है। तो देखिए अब क्या किया गया कि जो ये प्रोटॉन की जो संख्या थी, इसमें क्या था कि जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ते गया 1 2 3 4, तो एक ऐसा समय आया जहाँ से फिर जो तत्व थे उनके जो गुण थे वो रिपीट होने लगे। मतलब जैसे जो हाइड्रोजन है हो गया, फिर 8 के बाद 9 नंबर पे जो होगा, या फिर जो जैसे इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जैसे देखिए दूसरे पे हीलियम हो गया और उसके बाद नियॉन हो गया 10 पे। तो ये लोग रिपीट होते रहते हैं इनका। तो इसी को मतलब फिर देखा गया, जब साइंटिस्ट देखने लगे तो उन्होंने लोग सोचा कि हम लोग क्यों इसको इस प्रकार से रखें। जैसे 118 तत्व है तो सभी को तो याद करना और सभी के रासायनिक गुण याद करना तो सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए उसको इस प्रकार से सजाया गया ताकि आसानी हो किसी भी तत्व के बारे में पता करना। बस आप उस तत्व को पढ़ेंगे, आप देख लेंगे कौन से वर्ग में है और कौन से आवर्त में है, तो आप उसके गुण को आराम से निकाल सकते हैं। फिर जब आपको गुण पता होगा तो आप उसका उस प्रकार से यूज करेंगे। इसी के लिए किया गया था। सबसे पहले जो था वो इसका वर्गीकरण किया था लेवोजियर ने। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा, ये बहुत पुराना था और ये मतलब सही से नहीं किए थे। इन्होंने क्या किया था कि धातु और अधातु के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। हमने बताया था कि तत्व जो होते हैं उनके भौतिक आधार पर हम लोग बांटते हैं। तो धातु, अधातु ये सब हम लोग ने पढ़ लिया पहले, धातु, अधातु और उपधातु। तो इन्होंने ऐसे किया था। तो ये इन्होंने आवर्त सारणी नहीं बनाया था, बस इन्होंने वर्गीकरण कर लिया था कि ये इतना धातु है तो इनको एक साइड कर दो और अधातु एक साइड कर दो। जो आवर्त सारणी जब चालू हुआ, देखिए हमने पढ़ा है आज आवर्त सारणी। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी आपने देखा होगा जरूर। पीरियोडिक टेबल ऐसे बना रहता है, हाइड्रोजन पहले हो गया, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ से फिर 6 से चालू हो जाता है, यहाँ 6 6, यहाँ पे 18 18 होता है। तो ये वाला आपने देखा होगा जरूर।
पीरियोडिक टेबल इसी को बोलते हैं। अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाएंगे आगे क्या होता है। तो देखिए जब पीरियोडिक टेबल जो बनाना चालू किया था, इसमें हम क्या होता है कि सब जो समान गुण वाले उनको एक साथ रखना है। जैसे हाइड्रोजन होगा तो ये जो सामने जो समान गुण होंगे तो हम लोग उसी को सामने रखते हैं बस। देखिए ये पीरियोडिक टेबल बनाने का जो प्रथम प्रयास किया था, अगर पूछे कि पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो ये थे डेवेनियर। और इनका नियम था त्रिक नियम। ये नियम बेसिक यही था कि औसत पे ये आधारित नियम था इनका। बस यही मानना था कि जैसे देखिए 3 हो गया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों का जब होता है वो समान होता है, क्योंकि इसका होगा 3, इसका 11 और इसका 19। तीनों का जब होगा क्या कहलाता है, गुण जो होगा वो समान होता है। तीनों ने यही बताया कि अगर हम लोग ऐसे करें कि इसका जो परमाणु भार है, जिसका परमाणु भार है, तीनों का अगर परमाणु भार को हम लोग अगर औसत ले ले तो ये जो बीच वाला होगा इसका परमाणु भार आ जाएगा। मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि वो तीनों समान होंगे। ये कोई नियम इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे देखिए इसका परमाणु भार 7 है, इसका परमाणु भार 39 है, अगर हम लोग इसका औसत ले तो हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा इसका। तो इन्होंने यही बताया था कि अगर ऐसे 3 अगर परमाणु हो जिनका अगर दोनों का अगर औसत निकाला जाए तो अगर बीच वाले का आ जाए उसका परमाणु भार, तो ये हो जाएगा त्रिक नियम। तो ये नियम भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए फिर देखिए नया, मतलब ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ऐसे तो बहुत सारा बन जाएगा 3-3 करके फिर तो इनका भी नियम सफल नहीं हुआ। अगला नियम फिर बनाया था न्यूलैंड ने। इन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया था, अच्छा प्रयास किया था। इनका नियम था अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का नियम है अष्टक नियम और डेवेनियर का नियम है त्रिक नियम। तो अष्टक नियम देखिए क्या था, इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो पदार्थ थे उनको परमाणु भार के आधार पर रखा। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग तत्वों को अगर हम लोग परमाणु भार के अनुसार अगर सजाते जाएं, मतलब किसी का 2 परमाणु भार है, किसी का 4, किसी का 6, अगर हम लोग ऐसे सजाते जाएं, जब 8वां जब परमाणु भार जिसका आएगा, 8 जब परमाणु भार हो जाएंगे तो जो 9th जो परमाणु भार होगा वो दूसरे के अनुसार उसका मतलब समान होगा। फिर जो 10th होगा वो चौथे के अनुसार उसका मतलब कि गुण समान होगा। तो इन्होंने यही अष्टक नियम दिया था। तो ये इनका था और ये नियम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का जो गुण होता है वो लिथियम के समान होता है। हाइड्रोजन का तो 1 होगा परमाणु भार और इसका परमाणु 7 है, यानी कि तीसरे नंबर पर ही जाने पर ही लिथियम आ गया है। हालांकि कुछ तो सही था, ज़्यादा सही नहीं था। चलिए इसके आगे वाला देखते हैं। एक और था लोथल मेयर का। लोथल मेयर ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ये आप लोग मत लिखिएगा, बस समझ लीजिए। इन्होंने परमाणु भार ही रखा था, परमाणु एटम रख रखा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं। आइए देखिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मेंडलीफ का नियम। मेंडलीफ इन्होंने प्रयास किया था और बहुत मतलब जो सही प्रयास किया था इन्होंने ही किया था। हालांकि जो अभी वर्तमान में है वो इनका नहीं है, वो अभी जो है वो मोजले का है। लेकिन देखिए मेंडलीफ मेले में क्या था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने 1869 में अपना दिया था। मतलब इनका वाला सही है, लेकिन बाद में जो मोजले आए उसमें मतलब उन्होंने उसको बिल्कुल सही कर दिया है। इन्होंने परमाणु भार की जगह पर परमाणु क्रमांक को लिया था। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोगों ने बताया था कि जेड से, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है नाभिक में वही एटॉमिक नंबर होता है। तो इन्होंने यही किया था, परमाणु क्रमांक को लिया था। परमाणु क्रमांक नहीं, इन्होंने भी परमाणु भार ही लिया था। हालांकि इनका जो था वो मतलब परमाणु क्रमांक इन्होंने कहा था, लेकिन परमाणु भार ही लिया था, क्योंकि अभी जो ये न्यूलैंड वाला नियम था इसी को इन्होंने सही किया था। और जो मोजले थे उन्होंने इनका थोड़ा सा मतलब सही करके, और उन्होंने मोजले ने लिया था परमाणु क्रमांक। परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो नाभिक में जितने भी होते हैं वो होते हैं। इन्होंने परमाणु भार ही लिया था। इन्होंने भी यही वाला बात किया था जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, कि कुछ देर बाद रखने के बाद जो वापस फिर से मतलब वही गुण रिपीट होने लगते हैं। और जो इन्होंने मतलब इसने तो बस यही बताया था कि रिपीट होने लगता है, लेकिन इन्होंने पूरा मतलब सही से इन्होंने दे दिया। तो इन्होंने 7 वर्ग बनाया, 7 आवर्त बनाए और इन्होंने 9 वर्ग बनाया।
तो परमाणु भार पे देखिए, अगर पूछे कि परमाणु भार पे किसने लिया था, तो मेंडलीफ ने और न्यूलैंड ने, और मोजले ने लिया था परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब सही से बनाया था, 9 वर्ग रखे और 7 आवर्त लिया और 9 वर्ग रखे, ठीक। और उस समय जो 1869 में दिया था, तो उस समय 63 तत्व थे केवल, आज 118 तत्व हो गए। तो उन्होंने सभी तत्वों को वहाँ पे सही से मतलब सजा दिया, और बीच में खाली खाली स्थान छोड़ दिया। जो तत्व उस समय नहीं खोजे गए थे, जैसे यूरेनियम, प्लेटिनम, ये सब नहीं खोजा, वो बाद में फिर खोजा गया है। तो उन्होंने वो सबको जगह छोड़ दी। उनको पता था कि ये वाला भी जगह में मतलब ज़रूर मिलेगा एटम, उनमें से छोड़ के फिर आगे बढ़ गए थे। लेकिन परमाणु भार तो लिया था, लेकिन इनमें कुछ मतलब फिर भी कुछ गलती हो गया था। जैसे गलती में ये था कि इन्होंने हाइड्रोजन को छोड़ दिया था, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का परमाणु भार लेते हैं तो 1 लेते हैं, और ये है लिथियम के बराबर। तो इन्होंने कह दिया कि हाइड्रोजन को हम लोग कहीं नहीं लिखेंगे, वो एक आवारा तत्व है, इसको इन्होंने एक साइड कर दिया था। फिर सबसे बड़ा दिक्कत तो ये हो जाएगा, अगर आप परमाणु भार से करते हैं तो सबसे देखिए प्रॉब्लम क्या होता है परमाणु भार पे। अगर हम लोग परमाणु भार को अगर लेते हैं, अगर आवर्त सारणी के लिए परमाणु भार लेते हैं, यानी कि परमाणु भार बढ़ेगा तो आवर्त सारणी में उसका स्थान भी बढ़ जाएगा। देखिए उससे प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे हाइड्रोजन का हमने बताया था समस्थानिक आइसोटोप, अगर आप लोग परमाणु संरचना वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें समझे होंगे समस्थानिक क्या होता है। तो हाइड्रोजन का हमने 3 समस्थानिक बताया था, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो इनका जो परमाणु भार होता है, एक का 1, एक का 2 और एक का 3। यहाँ पर समस्या हो जाएगा, अगर इसका 3 परमाणु भार होगा तो ये फिर हीलियम वाले में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी समस्थानिक को रखने पे। अगर हम कार्बन का अगर समस्थानिक देखें तो हमने बताया था कि कार्बन का C14 होता है, और नाइट्रोजन का भी तो 14 ही होता है परमाणु भार, और इसका भी हो जाएगा C14। तो फिर तो ये नाइट्रोजन वाले में आ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो परमाणु भार वाले में ये समस्या हो जाएगा। और उन्होंने लेथेनाइड और एक्टेनाइड को नहीं लिखा था। लेथेनाइड एक्टेनाइड का होता है अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे, इसमें 14 तत्व होते हैं। तो ये इनका मेंडलीफ वाला प्रॉब्लम था। तो चलिए हम मोजले वाला देख लेते हैं, और वर्तमान में जो आवर्त सारणी चलता है वो मोजले के हिसाब से चलता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं सही से। इसको मिटाते हैं, आप लोग जो इसमें से सही लगा उसको लिख लीजिएगा। मोजले का आवर्त सारणी, जिसको लिखते हैं, इसी को आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। तो देखिए, अगर पूछे आपसे कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो आप मेंडलीफ कीजिएगा। लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, वो किसने बनाया है, तो मोजले का था। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, और इसको हम लोग समझते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, कैसे तत्वों का रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी, चलिए इसको समझते हैं। तो इसको किसने दिया था, 1930 में हेनरी मोसले भी लिखा जाता है, मोजले भी लिखा जाता है, देख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था कि हमने बताया कि परमाणु भार में हमने बता दिया क्या क्या समस्या था, क्योंकि अगर आप परमाणु भार लेंगे तो समस्थानिक को आप लोग नहीं रख सकते हैं। तो इन्होंने परमाणु भार को हटा के और इन्होंने परमाणु क्रमांक को रखा। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब हमने बताया क्या होता है कि जो नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होते हैं वही परमाणु क्रमांक कहते हैं, और इसको हम लोग Z से लिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखिए कैसे बनाया था। इन्होंने आवर्त बनाया था 7, ठीक, और समूह या वर्ग या ग्रुप इसको बोला जाता है, ग्रुप बनाया था इन्होंने 18 बनाया था, क्या अभी भी वही है, ठीक है। तो आप इसलिए अगर पूछे कि आवर्त कितने हैं तो 7 हैं, और समूह कितने हैं तो 18 हैं। तो जो आवर्त हैं वो क्षैतिज वाले हैं, यानी कि देखिए ऐसे ऐसे। चलिए हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल जैसा बनाते हैं। एक हाइड्रोजन, और ये एक हो गया, थोड़ा बड़ा है, इसको बड़ा कर लेते हैं।
तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने इसमें कैसे किया था देखिए, समझते हैं इसको। उन्होंने यहाँ पे दो दो तत्व रखा था, इसको देखिए, इसको नीचे करते हैं। 1 2 आवर्त कितने हैं, 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये आवर्त 7 है जो क्षैतिज वाले हैं, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्षैतिज। जो भी क्षैतिज है वो आवर्त है, और जो ऊर्ध्वाधर है वो 18 है। तो ये हो गए 1 2 और यहाँ पे 6 है, तो 6 हम लोग बना लेते हैं। जैसे 1 ठीक 2 3 4 5 और 6 हो गए ये। अब बाकी इसमें बीच में 10 है, इसको तो बनाना मुश्किल है, फिर बना देते हैं। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए हम बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया आपका एक पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। तो ये जो शुरू में हो गया यहाँ पर लिखते हैं 1 और 2 ठीक। और यहाँ होता है 3 से लेके 12 तक, यानी कि 10 इसमें होते हैं, और ये होते हैं 13 से 18। तो इनको बांटा गया है इस प्रकार से। जो 1 से 2 होते हैं इसको बोलते हैं एस। हमने SPDF पढ़ाया था, आप लोग नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा परमाणु संरचना में। और ये होते हैं D वाले और ये होते हैं P वाले ठीक। तो मैंने बताया था S, इसमें मैक्सिमम धातु ही होते हैं। जो D होते हैं ये सभी धातु होते हैं, और जो P होते हैं अभी देखेंगे इसको, SPDF को भी अलग अलग से देखेंगे। तो ये इसका हो गया। और जो SPD जो F था वहीं होता है लेक्टेनाइड और एक्टेनाइड, इसमें 14 होते हैं ठीक है। इन्होंने ये इस प्रकार से जो तत्वों का था वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्होंने इसको बांट दिया था। इस प्रकार से ये इनका ही, जैसे यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके उन्होंने बनाया था। देखिए क्या होता है। तो वर्ग हो गए 18। वर्ग ये वाले हैं, जैसे इसको अगर पूछे कि वर्ग क्या है, ऊर्ध्वाधर है, आप ये मत समझिए कि ये ऐसे ऐसे नहीं वर्ग है, ऐसे ऐसे जो आवर्त है ये 7। देखिएगा हम लोग अलग करें, ये ऐसे जो लंबा लंबा वाला है इसको आवर्त आप बोलिएगा, और ये 7 हैं, जैसे ऐसे 1 2 3 ऐसे करके है। और ये वाले हैं जो हैं वो 18 हैं, तो है समूह या ग्रुप ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें इन्होंने इस प्रकार सजाया था, जैसे हम लोगों ने संयोजकता देखा था। संयोजकता हम लोग देखा था कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, और जितने इलेक्ट्रॉन है उस प्रकार से वो अभिक्रियाशील होता है। तो जो इसकी संयोजकता होती है उसी आधार पर इन्होंने सजाया था। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी, इसकी 2, ऐसे ही करके उन्होंने इसको सजाया था। अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम 8 इलेक्ट्रॉन करना होता है। जैसे ये जो लास्ट वाले होते हैं इनके अंत में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अक्रिय गैस होते हैं। देखिए ये अक्रिय गैस, इसको याद करिए कितने अक्रिय गैस होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, और यहाँ पे होता है जेनन और रेडन, और ये OG यहाँ पे होता है। ये नहीं होता है, बस यही होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये आप लोग याद कर लेना है। तो चलिए एक एक आवर्त को देखते हैं। पहले आवर्त क्या होता है। परमाणु, इन्होंने परमाणु क्रमांक पर रखा था, तो इससे ये फायदा हो गया कि आप उनको जो समस्थानिक है उसको एक जगह रख सकते हैं। जैसे जो भी समस्थानिक है, जैसे हाइड्रोजन की जितनी तीनों समस्थानिक है वो यहीं पर आते हैं, एक के पास ही। तो ये हो गया। तो हम लोग आवर्त को देखते हैं, एक एक आवर्त को। तो इसको किस प्रकार से कहा गया है। तो जो ये 1 और 2 वाले जो आवर्त हैं इनको बोला जाता है लघुतम आवर्त, यानी कि ये छोटे हैं क्योंकि इसमें 2 ही 2 है बस। और जो 2 से 3 वाले जो आवर्त हैं, 2 से जो 3 वाले आवर्त हैं, जैसे ये देखिए, ये हो गया सबसे मतलब ये लघु होते हैं। 1 2 और 2 3 ये लघु हो गए, इसमें 8 8 है।
ये वाले, ठीक। और 4-5 जो वाले हैं जो वो दीर्घ हैं, क्योंकि देखिए इसमें पूरा पूरा है 18-18। तो देखिए जो आवर्त है, आवर्त का मतलब ऐसे ये वाला पूरा लाइन, पूरा लाइन। तो ये जो पहला लाइन है ये, इसमें 2 ही तत्व है केवल, और जो दूसरा और तीसरा लाइन है इसमें 8-8 तत्व है, 6 इधर और 2 इधर। तो ये जो सबसे पहला लाइन में 2 तत्व है यानी कि सबसे छोटा है, ये लघुत्तम हो गया, और इसमें 8-8 है यानी कि ये अलघु हो गए। और ये जो 4-5 जो होते हैं ये होते हैं दीर्घ। इनमें हो गया ये 2 और 6 8, और ये बीच में 10 18। और जो 6 और जो 7 होते हैं, जैसे ये 6 वाला हो गया, तो ये जो एक्टिनाइड होता है, लेथेनाइड होता है, ये 6 वाले में होता है, ठीक है ना, यहाँ चालू हो जाता है। तो ये हो जाता है 18 14 32, ठीक। और ये वाले में भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको अधूरा बोल देते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या लिखा। जो पहला लाइन है वो उसमें सबसे कम है, सबसे, अगर पूछे कि आवर्त सारणी में किस आवर्त में सबसे कम अगर पूछे कि एटम है, तो वो हो गया पहला लाइन में। ऐसे आप अगर ऐसा मैप अगर आपको दिमाग में तो बना लेंगे। फिर पूछे कि किसी में 8-8 है, तो दूसरा तीसरा में 8-8 है, ये दोनों में 18-18 है, और ये इसमें लेक्टिनाइड की चलती है 32 हो जाएगा। और इसमें एक्टिनाइड होता है लेकिन ये पूरा नहीं है, तो इसको अधूरा आप लोग बोल देंगे। अभी इसमें और तत्व खोजे जाएंगे और जोड़े जाएंगे। ये हो गया। बात करें वर्ग की, तो हमने बताया था कि ये जो होते हैं 4 ब्लॉक में बांटा गया, S P D, और लेक्टिनाइड और एक्टिनाइड F, ये अलग हो गए। ये हो गया। तो जो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर थोड़ा इसको फ्रेश से लिखते हैं। इसका आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए हम लोगों ने आवर्त देख लिया, वर्ग देख लेते हैं, फिर से एक बार बना लेते हैं चित्र। आप लोग भी इसका चित्र बना लीजिएगा, आप लोगों को समझने में आसानी होगा। देखिए ये पहला आवर्त इसमें सबसे छोटा हो गया, फिर जो दूसरा आवर्त होगा इसमें 2, तीसरे में भी 2, और फिर ऐसे करके ये 7 हैं। ये वर्ग है, 2 3 4, ठीक है। 4 2 6 1 7 हो गया। तो यहाँ से ये हो जाता है, और ये डिब्बा यहाँ पे बन जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक हीलियम हो गया, ठीक। फिर इसको ऐसे मिला दीजिए और ये लाइन कंप्लीट कर दीजिए। और ये बस समझने के लिए, इसमें 10 लाइन है, इसमें 6 है। तो बताया था ये है हाइड्रोजन और ये है हीलियम। चलिए आवर्त जो है वो ऐसे चला था, हमने बताया था ये जो पहला आवर्त है इसमें बस केवल 2 एटम है, इन दोनों में 8-8 एटम है, इन दोनों में 18, और इस वाले में 32, और ये वाला भी कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। ठीक हो गया। चलिए वर्ग देखते हैं। तो हम लोग ने अभी लिखा था कि जो ये दोनों जो ब्लॉक है 1 2, इनको 1 2 बोलते हैं, तो ये S ब्लॉक हैं। ये जो ब्लॉक हैं वो D ब्लॉक हैं, और ये जो ब्लॉक है वो P ब्लॉक हैं। और वर्ग को हम लोग इसी आधार पर बांटते हैं। ठीक है। और वर्ग में जो भी इलेक्ट्रॉन जहाँ भी हैं उसको हम लोग जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कक्षा में या फिर प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या के आधार पर रखते हैं। देखिए जो इस ब्लॉक होते हैं, इस ब्लॉक में क्या है, एक है और ये 2, फिर ऐसे ये 3 से 12, और ये हो गया 13 से 18। ठीक है। तो 1 जो और 2 होते हैं जो इस ब्लॉक है, इस ब्लॉक 1 वर्ग और 2 वर्ग। जो 1 वर्ग होते हैं, सवाल यहीं से आता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। और ये जो होते हैं वो होते हैं क्षारीय मृदा धातु। अभी इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षार और अम्ल, तो वहाँ देखेंगे क्षारीय धातु के क्या मतलब क्या क्या उसके हैं, ये सब हम लोग वहीं पर समझेंगे विशेषता वगैरह। तो यहाँ पे एक बस विशेषता लिख लेते हैं कि जो ये होते हैं वो रंगहीन होते हैं और प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय का मतलब कि जो चुंबक के प्रति उदासीन होते हैं, चुंबक उसको नहीं खींच पाएगा। देखिए जैसे इसमें क्या क्या तत्व है हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये है हाइड्रोजन, ये हो जाएगा लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब हो गया इसमें। और ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये आप लोग को याद नहीं करना है, कैल्शियम, और ये आपको याद नहीं करना है, बस मैंने लिखने बस ये 3 याद करिए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और सोडियम और मैग्नीशियम। बस ये पोटेशियम और कैल्शियम तक याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है बस। तो ये इसके तत्व हैं, मतलब रंगहीन होते हैं और प्रतिचुंबक होते हैं। बस ये पूछेगा कि जो
इसका जो पहला ब्लॉक है वो कैसे तत्व होते हैं, तो क्षारीय धातु होंगे और दूसरा जो होंगे क्षारीय मृदा धातु होंगे, यानी धातु ही है लेकिन क्षारीय मृदा। इसको यहाँ पे 1A और 1 ऐसे लिखा था, 1A 2A ऐसे करके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखिए पी ब्लॉक देखते हैं। इसके बाद पी ब्लॉक में जो होते हैं वो 13 से 18 तक में होते हैं, और अगर हम लोग इसको 1A 2A पे लिखे तो ये होता है 3A से O तक, 0 तक। इस ब्लॉक में जो भी होते हैं इसमें केवल क्षारीय धातु और क्षारीय मतलब धातु ही होगा, लेकिन इसमें जो होता है ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। और हमने बताया था कि ठोस कैसे बनेगा और गैस कौन से होते हैं, तीनों इसमें होते हैं, लेकिन जो भी होंगे वो अधातु या उपधातु होंगे, धातु इसमें नहीं होगा। धातु केवल डी में जितने हैं वो सभी धातु हैं। इसमें सोना चांदी जो भी आप जानते होंगे, लोहा वगैरह सब डी में आएंगे। अगर पूछे कि डी वाला कैसा होता है, धातु होगा, जितना भी आप लोग नाम जानते होंगे सारा। और इसमें जितना गैस वगैरह होता है अधातु, सभी अधातु आते हैं, मतलब ठोस अलग चीज़ हो गया और अधातु अलग चीज़ हो गया। ज़रूरी नहीं कि जो ठोस है वो धातु ही होगा, तो ये चीज़ है। इतना याद रखिए जो पी में होता है वो धातु नहीं होता, इसमें केवल अधातु और उपधातु होते हैं पी ब्लॉक में। इसमें होता है क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, और इसमें कुछ कुछ के नाम भी हैं, जैसे ये 18 वाला का हमने बताया था कि ये अक्रिय गैस हो गए। अक्रिय गैस में हमने लिखवाया था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये आप लोग लिख लीजिए जाएगा, ये पीछे हमने लिखा है इसको। और कुछ कुछ होते हैं जैसे जो 17 वाले होते हैं लास्ट के, उसको हेलोजन बोला जाता है। 16 बातें होते हैं उनको कैलोजन बोला जाता है। हालांकि उतने बड़े फिर भी ज़रूरी है हेलोजन। तो हेलोजन क्या होता है कि ये नमक बनाता है और ये अयस्क बनाता है। जो भी नमक वाले होंगे वो हेलोजन 17 में ही होंगे। और इसमें ये हो गया जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब हो जाएगा। क्लोरीन हो गया ये सब। जैसे नमक का क्या होता है Na+Cl, तो इसमें जो Na होता है ये तो क्षारीय धातु हो गया, और जो Cl होता है यही होता है हेलोजन, क्लोरीन, और इससे मिलकर नमक बनता है। तो इसमें ये आ गया हेलोजन में। कैलोजन जो होते हैं वो अयस्क वाले थे, जिनके अयस्क होते हैं, जैसे इसमें सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। तो ये हो गए 2। और बात करें अगर डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में हो गया 3 से 12 तक, और इसमें सभी धातु हैं। ये बस इसका इम्पोर्टेंट है, सभी धातु, जो भी आप धातु जानते होंगे, सोना वगैरह जो भी है सभी इसी में है। और सभी धातु हैं, तो धातु कोई धातु अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है, ये आगे देख लेंगे। और जो भी यौगिक बनाएंगे ये रंगहीन यौगिक बनाएंगे, और ये जो यौगिक बनाएंगे ये रंगहीन यौगिक बनाएंगे। तो ये बस इसके। और हम और देखिए अब एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। तो एफ ब्लॉक में होता है लेंथेनाइड। लेंथेनाइड जो होता है 58 से 72 तक, यानी इसमें 14 तत्व होते हैं। 2, 10, 18, 54, और यहाँ से 58 के बाद से फिर यहाँ से ये चालू हो जाएगा 57 के बाद से। तो इनको ये बोलते हैं। और ये जो एक्टिनाइड है, ये लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड है जो 90 से 103 तक होता है। तो इसमें 14 ये भी होता है, ठीक है। ये धातु, ये वाला जो धातु है वो आंतरिक संक्रमण धातु कहते हैं, मतलब ये अपने आप ही इसमें रेडियो सक्रिय धातु होते हैं और ये अपने आप से ही टूटते रहते हैं। रेडियो सक्रियता क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग। अल्फा बीटा का हमारे उससे निकलते रहता है और वो छोटा होते जाता है, उसका अल्प धातु होता है, अर्धायु होता है। तो ये सब वहाँ पर देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए हमने क्या बताया, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिए। इतना मतलब पीरियोडिक टेबल में बस इतना ही पढ़ना है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए और कुछ देख लेते हैं, जैसे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कुल तत्व कितने हैं 118, ठीक। ये कौन निर्धारण करता है IUPAC। और इसमें हमने बताया था कि 98 जो है वो नेचुरल है और 20 जो है वो आर्टिफिशियल है, ठीक। और देख लीजिए जो 118वां जो तत्व खोजा गया था, जो अंतिम जो तत्व था वो है ऑर्गेनाइजेशन। इसका OG नाम है, यहाँ पर जो हमने लिखा था OG, ये हो गया। और जो 117वां जो तत्व है वो है टेनेसाइन।
इसका TS है। तो ये हो गया, कुछ फैक्ट हो गए, बस इतना ही हमको लोगों को इसमें पढ़ना है। और देख लीजिए थोड़ा बहुत और इसके बारे में कुछ और फैक्ट लिख लेते हैं। इसको मिटाते हैं और एक और चीज़ देख लेते हैं जो कि बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है टॉपिक, तो वो इसी का ही भाग है, उसको यहीं पे देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। फिर ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया है और बस थोड़ा सा और बचा है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है। आवर्त और दूसरा हो गया वर्ग। आवर्त यानी कि जो बाएं से दाएं हो, ये वाला लाइन ऐसे जाने पे, और वर्ग यानी कि ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो इनमें कुछ होता है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ज़रूरी है, जिससे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम लोग आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएं, बाएं से दाएं यानी कि इस साइड से इस साइड, हाइड्रोजन से हम लोग जाते हैं लिथियम, लिथियम तो इसी का हो गया ना, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे करके आगे जाते हैं आवर्त में, तो क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो यहीं बस देखना है। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसका आयनन विभव बढ़ेगा। आयनन विभव क्या है, इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आयनन विभव क्या होता है, और इससे भी आ जाएगा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ेगा। तो आयनन जो विभव बढ़ेगा, तो यही है इसमें कि जो किसी अगर कोई अगर तत्व है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, ठीक है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आप जितना आगे जाएंगे तो उससे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो जल्दी से त्याग कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो थोड़ा हार्ड होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो त्याग नहीं करता है, वो आकर्षित कर लेता है। तो जो आवर्त बनता है वो इसी आधार पर बढ़ता है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके होता है। इस प्रकार से होता है। और आयनन विभव ये हो गया, और बढ़ेगा इसका विद्युत निगेटिविटी भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी बढ़ेगा। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता है। ये भी बढ़ेगा आगे बढ़ने पे, क्योंकि देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये आकर्षण कम करेगा, 2 है तो थोड़ा और ज़्यादा, 3 है तो 5 है तो ज़्यादा करेगा, दोनों एक ही चीज़ हो गया। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इसको एफिनिटी कहा जाता है। यही है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है वही होता है। तो ये होगा, ये तीनों बढ़ेगा। इसमें जो आगे बढ़ेंगे तो क्षारीय लक्षण भी बढ़ेगा, ठीक है, और अधात्विक गुण भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो अधातु आते जाएगा, क्योंकि देखिए 6 से बताया था कि 1 से 2 क्षारीय धातु है, फिर 3 से 12 सभी धातु हैं, और 12 से 18 यहाँ से अधातु चालू हो जाते हैं। यही चीज़ है। और है इसमें, जैसे घटेगा, क्या क्या घटेगा इसका, अगर हम लोग आवर्त में आगे जाते हैं तो क्या क्या घटेगा, या वर्ग में नीचे जाएंगे तो क्या क्या बढ़ेगा। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका है हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या 1, क्योंकि 1 है इसमें, फिर हीलियम का 2, तो ऐसे ही करके ये बढ़ते जाएगा। फिर धात्विक गुण भी बढ़ेगा, और हेलाइड का आयनिक लक्षण भी बढ़ेगा। ये हो गया, ये पीरियोडिक टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट थे, जिसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और अब हम लोग इसके बाद हम लोग भस्म और क्षार को पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। लंबा नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना है। जैसे हम लोग भस्म क्षार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अम्ल और क्षार मिल के लवण बनाते हैं, तो इसको भी देख लेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं। आज का टॉपिक बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।